हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माय लास्ट टचेस पोइम से 5 स्टैंजास को, और आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की इस पोइम को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में 7th पोइम है, जो कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कि एक ड्यूक है यानी एक राजा है जिसने कि अपनी डचेस का, जिसे वो अपनी लास्ट डचेस कहता है, यानी कि मृत उसकी जो डचेस है जिसको उसने मार दिया है, उसकी बात करता है। और ये सभी बातें वो किसको बताता है? वो बताता है एक एनवॉय को, एक मैसेंजर को, जो कि एक पड़ोसी राज्य से एक ब्यूटीफुल लड़की की शादी का प्रस्ताव लेकर ड्यूक के महल में आया है, और उसको अब सारी स्टोरी बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को क्यों मार दिया था। ये ड्यूक बताता है। अब 6 देखिए स्टैंजा स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें क्या कहता है ड्यूक? सी थैंक्ड मैन, कि जो डचेस थी उसकी बहुत ही गंदी हैबिट थी कि वो हर एक इंसान का धन्यवाद किया करती थी। तो देखिए ये गंदी हैबिट क्यों थी? वैसे तो वो इसको कहता है गुड, कि हाँ अच्छी बात है, हर किसी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। बट थैंक्ड समहाउ, पर वो इस तरह से धन्यवाद करती थी, मतलब किस तरह से वो धन्यवाद करती थी कि वो हर किसी को ही थैंक यू बोल देती थी, यानी मेरे बराबर का दर्जा वो हर किसी को देती थी। नो आई नो नॉट हाउ, मुझे समझ नहीं आता कि वो जिस तरह से मुझे थैंक्स किया करती थी उसी तरह से, यानी कि सेम वे में वो दूसरे लोगों को भी धन्यवाद किया करती थी, यानी हर एक इंसान का सेम रिप्लाई वो करती थी स्माइल के साथ, धन्यवाद कहकर। बेशक से ये उसकी हैबिट अच्छी थी, पर वो मुझे औरों से कंपेयर करती थी, इसलिए ये उसकी गंदी हैबिट थी। एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम विद एनीबॉडीज गिफ्ट। अब राजा क्या कहता है, ड्यूक क्या कहता है? मुझे ऐसे लगता था कि जैसे उसने रैंक दे दिया हो माई गिफ्ट, मेरे गिफ्ट को। कौन से गिफ्ट? ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम, कि जैसे कि मैंने जो 900 साल पुराना नाम अपनी डचेस को दिया, यानी कि मेरे पूर्वजों का नाम, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरे पूर्वज 900 सालों तक इस अर्थ पर शासन करते आए थे, और मैंने उसको डचेस बनाकर उस पर इतना बड़ा एहसान किया, पर उसने मेरे एहसान को लोगों के एहसानों जितना ही मान लिया, यानी कि जो गिफ्ट मेरी थी वो उसने दूसरों के गिफ्ट्स के साथ कंपेयर कर दी। छोटे लोगों के गिफ्ट को भी वो मेरी गिफ्ट के साथ कंपेयर कर देती थी, यानी कि वो मुझे दर्जा कैसा देती थी? दूसरे लोगों जितना ही दर्जा मुझे दिया करती थी। जैसे वो मुझसे बिहेव करती थी उसी तरह वो दूसरों से बिहेव किया करती थी। हुड स्टूप टू ब्लेम। अब 7th स्टैंजे में ड्यूक क्या कहता है? हुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कि इस ट्रिफलिंग का, यानी इस तुच्छ सी बात का आखिर उस पर ब्लेम लगाने का साहस, और उसके सामने उस पर ब्लेम लगाकर उसके सामने झुकने का साहस आखिर कौन करे? क्योंकि ड्यूक इतना एरोगेंट है कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, इसलिए उसने क्या किया? अब समझाने की बजाय उसने अपनी वाइफ को मार ही दिया, क्योंकि वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। वो उसे समझाना नहीं चाहता था कि वो दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करती है, मेरे साथ भी ऐसा करती है, और हम दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं समझती। ये बातें समझाने की बजाय उसने क्या कहा उस मैसेंजर को कि मैं उसके सामने झुकना नहीं चाहता। कौन उसके सामने झुके और उसको जाकर ब्लेम करे? क्योंकि इससे भी क्या होगा, मेरा ही सम्मान कम होगा अगर मैं उसके सामने जाकर झुकता हूँ, उसको ये बातें समझाता हूँ। 8th स्टैंजा देखिए। इवन हैड यू स्किल, ड्यूक क्या कहना चाहता है कि अगर तुम में वो कुशलता होती, यानी अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इतने कुशल होते कि उसे जाकर समझा देते? इन स्पीच विच आई हैव नोट, और तुम्हारी स्पीच में इतनी कुशलता, इतनी स्किल होती कि तुम उसे ये समझा पाते, पर मैं ये नहीं कर सका। मुझ में ऐसी स्किल नहीं है कि मैं जाकर उसे समझाता, घुमा फिरा कर उसे ये बातें कहता, क्योंकि मुझे घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, और जाकर उसको ये सभी बातें बता पाता
ये सभी बातें क्वाइट क्लियर कर पाता, उसको ये सभी बातें समझा पाता कि जो तुम कर रही हो, उसे ये जाकर कहता कि जो तुम ये कर रही हो, जस्ट दिस और दैट, कि जो तुम ऐसा वैसा ये करती हो, यानी कि दूसरों को तुम स्माइल पास करती हो। इन यू डिस्गस्ट में, वो मुझे बहुत ही डिस्गस्ट करती है, मुझे बहुत ही नफरत होती है इन चीज़ों से जो तुम करती हो, यानी लोगों के लिए तुम स्माइल करती हो, उससे मुझे नफरत होती है। ये कहने का साहस मुझ में तो नहीं है। क्या तुम ये उसे कह पाते? क्या तुम्हें इतना साहस था कि जाकर उसे समझा पाते, इस डचेस को समझा पाते कि वो ऐसा ना करे, इससे मुझे हर्ट होता है। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, और उसे जाकर ये समझाते कि शायद तुम मिस कर रही हो सब कुछ, यानी कि राजा ने जो कुछ इतना तुम्हें दिया है, इतने एहसान किए हैं, उसको तुम ठुकरा रही हो, और लोगों जितना ही सम्मान तुम उस ड्यूक को, उस राजा को दे रही हो। और देयर एक्सीड द मार्क, या तुम अपनी सीमा को लांघ रही हो, अपनी सीमा को एक्सीड कर रही हो, पार कर रही हो, तुम लिमिट में नहीं रह रही हो, तुम लिमिट से बाहर जा रही हो। ये सभी उस डचेस को जाकर क्या तुम समझा पाते जो मैं नहीं समझा पाया? एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो नोर प्लेनली सेट, और कोई जाकर उसे ये समझा भी देता और उसे क्लियर कर देता, ये प्लेनली सेट मीन्स यहाँ पर होगा कि उसे जाकर स्पष्ट कर देता, हर वीड्स टू योर्स फॉर शुद्ध, तो यहाँ देखिए फॉर शुद्ध एंड मेड एक्सक्यूज, तो क्या होता, इसका भी कोई फायदा नहीं होता अगर तुम उसे ये सब समझा पाते, क्योंकि वो क्या करती, फॉर शुद्ध मीन निसंदेह वो और भी एक्सक्यूज तैयार करती, यानी नए नए वो बहाने बनाती कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो दूसरों को खुश करने के लिए करती हूँ, तो ये उसके बहाने होते, वो मेरी बात को शायद ना मानती। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, मान लो मैं झुक भी गया होता उसके सामने, स्टूपिंग मीन्स झुकना, अगर मैं उसके सामने झुक भी गया होता, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, पर मैंने ये चूज नहीं किया, मैं उसके सामने नहीं झुकना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाकर उसे समझाऊं और वो बहाने बनाए और इससे मेरा ही सम्मान कम हो, क्योंकि राजा है जो वो बहुत ही अहंकारी था, घमंडी था, इसलिए उसने क्या किया, उसने कभी भी अपनी वाइफ को ये सब समझाने का एफर्ट नहीं किया कि मेरी वाइफ को सब कुछ समझ आ जाए और वो मान जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था राजा, उसको समझाना नहीं चाहता था, वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता था अपनी वाइफ के सामने। अब देखिए 9th स्टैंजे में क्या कहता है ड्यूक, ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट, कि सर वो स्माइल करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेन एवर आई पास्ड हर, जब कभी मैं उसके पास से गुजरता, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर हु पास्ड विदाउट, यानी कि जब मैं ही नहीं बल्कि कोई भी गुजरता यहाँ से तो भी वो ऐसी ही सेम स्माइल दिया करती थी, यानी उसकी स्माइल हर किसी के लिए होती थी। दिस ड्यू, और उसकी स्माइल दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, यानी कि उसकी स्माइल कभी कम नहीं हुई, वो हर किसी के लिए स्माइल्स देने लगी। आई गिव कमांड्स, और मैंने क्या किया, कमांड दे दी, किसको कमांड दे दी, अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, और फिर क्या हुआ, उसकी सारी स्माइल्स को मैंने हमेशा के लिए स्टॉप कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। यानी यहाँ पर ड्यूक ने क्या कमांड दी अपने नौकरों को कि वो क्या करे, इस डचेस को मार दे, और उसने उसे मरवा दिया, यानी कि उसकी स्माइल्स हमेशा के लिए अब ड्यूक ने खत्म कर दी। और इसका रीजन एकमात्र क्या था कि जो ये डचेस है बिल्कुल पोलाइट थी, हर किसी से वो अच्छा बिहेव किया करती थी, और ये ड्यूक क्या था, घमंडी था, जिसने अपनी वाइफ का कत्ल करवा दिया। नेक्स्ट देखिए 10th स्टैंजा। There she stands as if alive. Wilt please you rise? We will meet the company below them. अब देखिए यहाँ पर ड्यूक कहता है There she stands. अब फिर ड्यूक यहाँ पर इस मैसेंजर को इस तस्वीर की तरफ, इस पोर्ट्रेट की तरफ, इस पेंटिंग की तरफ इशारा करके बताता है कि वो देखो, ये है मेरी वाइफ जो इस तस्वीर में खड़ी हुई है,
यानी कि जो सीन स्टार्टिंग में था वापस वहीं पर अब ये आ जाता है, सारे ख्यालों में से निकलकर ड्यूक सारी बातें बताने के बाद दोबारा से अब उसी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर आ जाता है, एज इफ अलाइव। और ये पेंटिंग ऐसे लगती है जैसे मेरी वाइफ, मेरी डचेस यहाँ पर जिंदा खड़ी हो, सजीव हो। विल्ट प्लीज यूर राइज, क्या तुम खड़े नहीं होंगे, यानी अब सब कुछ मैंने बता दिया है, तुम यहां से जाओ। ये कहने का भाव है अब इस डचेस के हस्बैंड का, इस ड्यूक का। कहने का अर्थ है कि मैंने आपको सब बता दिया है, अब खड़े होकर चलो। विल मीट द कंपनी बिलो देम, और हम कहाँ चलते हैं, हम नीचे जाकर, बिलो मीन्स नीचे जाकर, कंपनी मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो राजा की प्रजा खड़ी हुई है, यानी राजा के जो सेवक है, नौकर है, वो सभी यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं, उसके रिश्तेदार है जो नीचे खड़े हैं। और ड्यूक यहाँ क्या कहता है, वो इस मैसेंजर को कहता है कि चलो हम नीचे चलकर उनसे अब मिल लेते हैं। अब 11th स्टैंजा देखिए, आई रिपीट, और फिर क्या किया ड्यूक ने, फिर दोबारा मैसेंजर को कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं, द काउंट योर मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस। अब देखिए जो ये ड्यूक है फिर रिपीट करते हुए क्या कहता है कि मैं तुम्हारे काउंट योर मास्टर्स, यानी कि तुम्हारा जो मास्टर है, जो कि एक अकाउंट है, जो कि पड़ोसी राज्य से शादी का प्रस्ताव लेकर ये मैसेंजर आया है। तो जिस पड़ोसी राजा ने ये मैसेज भेजा है, ये मैसेंजर भेजा है शादी के लिए, ये उसी काउंट की बात है, उसी पड़ोसी राजा की बात है जिसने शादी का प्रस्ताव लेकर इस मैसेंजर को भेजा है। तो ड्यूक इस मैसेंजर को कहता है कि मैं तुम्हारे काउंट को, तुम्हारे मास्टर को अच्छे से जानता हूं, और उसके बारे में क्या जानता हूं, उसकी म्यूनिफिसेंस, यानी कि उसकी जेनरोसिटी को, उसकी चैरिटी को, कि वो कितने दानशील है, वो कभी भी पैसा देने से मना नहीं करते। अब देखिए ड्यूक का एक और रूप यहाँ पर निकल कर आता है कि किस टाइप का पर्सन है ये ड्यूक। वो एक लालची व्यक्ति है। अब क्यों है वो देखिए, वो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर है, जो ये काउंट है, जो उस लड़की के पिता जिसका तुम रिश्ता लेकर आए हो, वो कितने दानवीर है, पैसा देने में वो झिझकते नहीं है। इज एम्पल वारंट दैट नॉट जस्ट प्रिटेंस, और एम्पल मीन पर्याप्त है, ये बात को एक वारंटी के रूप में एक गारंटी है इस चीज की कि वो कोई ढोंग नहीं कर रहे होंगे, यानी कि जो पैसा मैंने उनसे मांगा है, अब किसके लिए मांगा है, ऑफ माइन फॉर डोरी, दहेज के रूप में जो पैसा ड्यूक ने इस काउंट से मांगा है, इस मैसेंजर के मास्टर से मांगा है, ताकि वो उसकी बेटी से शादी करेगा ये ड्यूक। अब देखिए वो पैसा, ये क्या कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर कोई ढोंग नहीं कर रहे होंगे, और वो मुझे सारा पैसा देंगे दहेज का, जिसकी मैंने विल बी डिसअलाउड, जिसकी मैंने मांग की है, जिसे मैंने डिसअलाउ नहीं किया है, यानी कि जिसकी मैंने मांग की है, जिसे मैंने अलाउ किया है, जिसे मैं चाहता हूं, वो पैसा मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर मुझे जरूर देंगे, यानी दहेज मुझे, जितना पैसा मैंने मांगा वो मुझे जरूर मिलेगा। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अबव्ड अ स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। अब ड्यूक एक और बात आगे कहता है, आगे बढ़ता है थोड़ा, और मैसेंजर को ये ना लगे कि वो ड्यूक है, लालची है, इसलिए वो कहता है पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जो मैं चाहता हूं, वो वस्तु क्या रहेगी, वो चीज क्या रहेगी जो मैं चाहता हूं, तो वो क्या है, वो है इसकी फेयर डॉटर, यानी कि इसकी जो ब्यूटीफुल डॉटर है तुम्हारे मास्टर की, प्रायोरिटी मेरी वही है, पैसा मेरे लिए जरूरी नहीं है। और साथ में ड्यूक क्या कहता है कि मुझे पता है कि ये काउंट है जो ये पैसे के लिए मना नहीं करेंगे, दहेज जितना मैंने मांगा है उतना वो देंगे। तो देखिए किस तरह से ड्यूक है जो कहने में अपनी बातें बिल्कुल चतुरता रखता है, बिल्कुल चतुर है, क्लेवर है, वो अपनी बातों को एकदम से कह देता है और कहता है कि मुझे घुमा फिरा के बातें करने नहीं आती है। अब देखिए इस लास्ट स्टैंजे में ड्यूक क्या कहते हैं, ने वी विल गो। अब उस मैसेंजर को ड्यूक कहते हैं चलो हम चलते हैं, यानी कि अब हम नीचे चलते हैं हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। टुगेदर डाउन सर, हम नीचे चलते हैं सर। नोटिस नेपच्यून दो। अब देखिए जब वो नीचे जा रही है, डाउनस्टेयर्स जा रही है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ड्यूक, तो रास्ते में एक सीढ़ियों से उनको क्या दिखती है, एक तस्वीर दिखती है एक और, जो किसकी है, वो है नेपच्यून की। नेपच्यून कौन होता है, वो होते हैं फ्रेश वाटर के गॉड, फ्रेश वाटर के गॉड, यानी कि गॉड ऑफ
फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी होता है यानी कि सी में, समुद्र में पानी होता है, उसके ये गॉड कहे जाते हैं, उसके भगवान कहे जाते हैं। तो उनकी एक तस्वीर एक दीवार पर है। टेमिंग अ सी हॉर्स, वो क्या कर रहे हैं, सी हॉर्स को, एक समुद्री घोड़े को वो टेम कर रहे हैं, यानी उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी एक समुद्री घोड़े को वो पकड़ रहे हैं। थॉट अ रेयरिटी, और ड्यूक कहते हैं ऐसी पिक्चर रेयर ही होती है, यानी ये पिक्चर बड़ी दुर्लभ है। विच क्लोज ऑफ इनिसबर्ग, तो ये देखिए क्लोज ऑफ इनिसबर्ग है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि ये रियल कैरेक्टर नहीं है। जैसे कि फ्रा पेंडोल्फ जिसने पेंटिंग बनाई थी डचेस की, वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और सेम इसी तरह से ये भी एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तो ये आपको याद रखना है, ये काल्पनिक है, रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविक संसार में ये नहीं है। तो देखिए क्लोज ऑफ इनिसबर्ग नाम के, यानी इनिसबर्ग स्थान है, और इसमें एक व्यक्ति रहता था क्लोज नाम का, जिसने क्या किया था, इस नेपच्यून की तस्वीर बनाई थी। तो ये पिक्चर ड्यूक के लिए किसने बनाई है, क्लोज ऑफ इनिसबर्ग ने बनाई है। कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जो कि ब्रॉन्ज में कास्ट की गई है, यानी तांबे में ये पिक्चर उकेरी गई है, यानी कि तांबे में ये पिक्चर बनाई गई है। और ये किसने बनाई है, क्लोज ऑफ इनिसबर्ग ने। और ये तस्वीर देखिए सीधे साधे रूप से ड्यूक को प्रेजेंट करती है। नेपच्यून किसको दिखाया है, यहाँ पर ड्यूक को दिखाया गया है, जो कंट्रोल रखता है अपने घोड़े पर, यानी कि जो ड्यूक है उसने अपने डचेस पर हमेशा ही कंट्रोल रखा था। और ये ठीक उसी का ही स्वभाव, यहाँ पर उसी का ही नेचर शो करती है ये तस्वीर। तो ये हुई हमारी कंप्लीट पोएम 7th। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।